दोस्तों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। आज हम सभी सूरज की सैर पर निकलने वाले हैं। जी हाँ, वही सूरज जिसे आप हर दिन सुबह उगते और शाम को ढलते हुए देखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इसके बारे में गहराई से जानने की चाहत महसूस की है? जैसे कि क्या यह सच में पीले रंग का है? इसकी सतह कितनी गर्म होती है? और क्या भविष्य में कोई इंसान इसके पास पहुंच सकता है? ऐसे कई सवाल हम सबके मन में कभी न कभी जरूर उठे होंगे। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के उत्तर ढूंढते हैं और हमारे सौर मंडल के इस सबसे करीबी तारे के बारे में जानकारियां प्राप्त करते हैं। दोस्तों, आज धरती पर जो जीवन मौजूद है उसका सबसे बड़ा स्रोत हमारा प्यारा सूरज ही है। इसकी ऊर्जा और रोशनी ने हमें जिंदा रखा हुआ है। यानी यदि अचानक से आसमान से सूरज गायब हो जाए तो कुछ ही समय में हमारी धरती हरे भरे ग्रह से लाल ग्रह में बदल जाएगी। न पेड़ रहेंगे, न जीव जंतु और न ही इंसान। लेकिन यह सूरज जो धरती पर जीवन की निरंतरता का मुख्य कारण है, आखिर कैसे अस्तित्व में आया और ब्रह्मांड में पहली बार कैसे प्रकट हुआ? आइए पहले इस विषय को थोड़ा और समझते हैं। सूर्य के जन्म को जानने के लिए हमें 460 करोड़ साल पहले के समय में जाना होगा, जब हमारे सौर मंडल का अस्तित्व ही नहीं था। उस वक्त न तो हमारा सूरज था, न ही हमारी प्यारी धरती और न ही यहाँ रहने वाले लोग। लेकिन तभी इस अनंत ब्रह्मांड में कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने हमारे सूर्य और पूरे सौर मंडल को जन्म दिया। उस समय अंतरिक्ष में गैस से भरा हुआ एक विशाल मॉलिक्यूलर क्लाउड मौजूद था, जिसमें काफी कम स्थान था। यह क्लाउड धीरे धीरे अपनी ही गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ने लगा और इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप एक प्रोटोस्टार का निर्माण हुआ, जो अंदर ही अंदर बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करने लगा। जैसे जैसे यह और अधिक सिकुड़ता गया, इसका तापमान भी बढ़ता गया और फिर इसने घुमाव लेना शुरू किया। इस घुमाव और सिकुड़ने की प्रक्रिया से प्रोटोस्टार का तापमान निरंतर बढ़ता चला गया। यह और अधिक गर्म होता गया, यहाँ तक कि इसका तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया। इस बढ़ते तापमान के कारण इसके अंदर एक खास प्रक्रिया शुरू हुई, जिसे आज हम न्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से जानते हैं। जैसे जैसे इस गैस के गोले में यह प्रक्रिया तेजी से होने लगी, इसका केंद्र बहुत ज्यादा चमकने लगा। इस दौरान इसके अंदर मौजूद हाइड्रोजन के न्यूक्लियस आपस में मिलकर हीलियम गैस का निर्माण करने लगे, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हुई। अंततः यह गैस का गोला एक तारे के रूप में तब्दील हो गया, जिसे हम आज सूरज या सूर्य के नाम से जानते हैं। इसी कारण आज भी सूरज को जलती हुई गैस का एक विशाल गोला कहा जाता है, जो इतनी बड़ी मात्रा में गर्मी और रोशनी उत्पन्न करता है कि पूरा सौर मंडल इससे प्रकाशित होता है। शायद आपको यह जानकर हैरानी हो, लेकिन अरबों साल बाद भी सूरज का तापमान अभी भी 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस के करीब है। इसी अत्यधिक तापमान के चलते इंसानों के लिए न सिर्फ इसकी सतह पर पहुंचना असंभव है, बल्कि इसके पास भी जाना नामुमकिन है। यह आकार में भले ही कई बड़े स्टार्स से छोटा हो, लेकिन यह हमारे पूरे सौर मंडल का 99% भार रखता है। यानी सौर मंडल के कुल वजन का 99% हिस्सा सिर्फ सूर्य के पास है और बाकी 1% में ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि आते हैं। इसका व्यास लगभग 14 लाख किलोमीटर है, जो हमारी पृथ्वी से करीब 109 गुना बड़ा है। अब मैं आपको सूरज के बारे में एक दिलचस्प तथ्य बताता हूँ। हम सभी ने बचपन से पढ़ा और देखा है कि सूरज लाल या पीला होता है, लेकिन क्या यह सचमुच लाल या पीला होता है? बिल्कुल नहीं। चौंकाने वाली बात है, पर यह 100% सच है कि सूर्य का असली रंग पीला, लाल या नारंगी नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से सफेद होता है। लेकिन ऐसा क्यों है? आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। असल में जब हम पृथ्वी से सूर्य को देखते हैं तो यह सूर्योदय या सूर्यास्त के समय पीला या नारंगी नजर आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी के वातावरण में नीली और हरी किरणों की वेवलेंथ लाल और पीली किरणों की तुलना में कम होती है, जिसकी वजह से ये किरणें वातावरण में बिखर जाती हैं और हमें सूर्य लाल, पीला या नारंगी दिखाई देता है। तो अब से अगर कोई आपसे पूछे कि सूर्य किस रंग का होता है, तो याद रखिएगा, आपका जवाब सफेद होना चाहिए, न कि लाल, पीला या नारंगी। दोस्तों, आखिर में हम ये कह सकते हैं कि सूर्य ऊर्जा का एक विशाल भंडार है, जो अपनी ताकत से जीवन प्रदान कर सकता है या विनाश का कारण बन सकता है। हालांकि जब से धरती पर जीवन का विकास हुआ है, सूर्य तब से अपनी रोशनी और ऊर्जा के माध्यम से इसे पोषित करता रहा है। आज जो भी विकास और उन्नति हम देख रहे हैं, वह सूर्य की वजह से ही संभव हुआ है। अब हम सौर मंडल के सबसे नजदीकी और सबसे छोटे प्यारे ग्रह बुध यानी मरकरी की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ हम इसके रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। हाँ, लेकिन इस सफर को शुरू करने से पहले आपको नीचे दिख रहे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाना होगा। अरे वाह, आपने दबा भी दिया, तो फिर किस बात की देरी है? चलिए इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं। दोस्तों, हमारे सौर मंडल का यह सबसे छोटा ग्रह है। इसका आकार हमारे पृथ्वी के चंद्रमा से थोड़ा ही बड़ा है। अगर आप इसकी सतह पर खड़े होकर सूर्य की ओर देखेंगे तो आपको यह धरती से दिखने वाले सूर्य की तुलना में 3 गुना बड़ा लगेगा। यानी अगर धरती पर सूर्य एक फुटबॉल के आकार का दिखता है, तो बुध से यह आपको लगभग साइकिल के पहिए जितना बड़ा नजर आएगा।
ऐसा इसलिए है क्योंकि बुध सूर्य से लगभग 5.8 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप यह तो जानते ही होंगे कि धरती पर सूर्य की रोशनी पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बुध पर यह कितने समय में पहुंचती है? दरअसल बुध सूर्य के सबसे करीब होने के कारण यहाँ सूर्य की रोशनी मात्र 2 से 3 मिनट में पहुंच जाती है। इस तथ्य से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बुध सूर्य के काफी करीब है। अब आइए इस ग्रह से जुड़े और रहस्यमय तथ्यों को जानने के सफर को आगे बढ़ाते हैं। बुध ग्रह का निर्माण एवं खोज। बुध का निर्माण आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले हुआ था, जब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से सूर्य के पास घूम रही गैस और धूल एकत्रित हो गए थे। अपने अन्य ग्रहों की तरह बुध भी एक स्थलीय ग्रह है, जिसमें पृथ्वी की तरह ही क्रस्ट, मेंटल और कोर मौजूद हैं। हालांकि बुध का कोर इसकी आंतरिक सतह का 80% से अधिक हिस्सा घेरता है, जो इसे विशेष बनाता है। अब अगर इसकी खोज की बात करें तो यह ग्रह प्राचीन सभ्यताओं द्वारा पहले ही खोजा जा चुका था। इसके बारे में जानकारी हमें मेसोपोटामिया, चीन और भारत जैसी प्राचीन सभ्यताओं से मिलती है, जहां लोग इसे भ्रमणशील तारा यानी वॉन्डरिंग स्टार के रूप में जानते थे। आधुनिक इतिहास में इसे पहली बार 17वीं सदी में टेलीस्कोप की मदद से देखा गया था। उस समय के प्रमुख एस्ट्रोनॉमर्स में गैलीलियो का नाम सबसे पहले आता है। उनकी अवलोकन के आधार पर यह पता चला कि जैसे चंद्रमा पृथ्वी की कक्षा में घूमता है, वैसे ही बुध भी सूर्य की कक्षा में चक्कर लगाता है। बुध ग्रह की सतह और वायुमंडल। दोस्तों, बुध ग्रह की सतह को देखकर आपको मून की याद आ सकती है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप चंद्रमा की सतह देख रहे हों, क्योंकि मून की तरह ही बुध की सतह पर भी ढेर सारे क्रेटर, प्लेन्स और क्लिफ्स मौजूद हैं। इसका कारण है यहाँ लगातार होने वाली उल्कापिंडों की बमबारी है, जिससे छोटे बड़े गड्ढे बनते रहते हैं। अब अगर इसके वायुमंडल की बात करें तो सूर्य के इतने करीब होने के बावजूद बुध के पास एक पतला सा वायुमंडल है। हालांकि यह एटमॉस्फेयर बहुत ही हल्का और सीमित है, फिर भी यह मौजूद है। वायुमंडल में हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, पोटेशियम और अन्य तत्व पाए जाते हैं। जीवन होने की संभावना। ये सवाल थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी क्या बुध पर जीवन की संभावना हो सकती है? आइए इसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, किसी भी ग्रह पर जीवन संभव होने के लिए सबसे पहले एक घना वायुमंडल होना बेहद आवश्यक है। इसके साथ ही उस वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों का होना भी जरूरी है, जो कि मर्क्यूरी के पास नहीं है। इसके अलावा अगर हम मर्क्यूरी के दिन के तापमान की बात करें तो यह लगभग 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रात के समय यह तापमान -240 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर जाता है। यानी अगर कोई इंसान इस ग्रह पर रहेगा तो दिन में उसकी बिरयानी बन जाएगी और रात में वह कुल्फी में तब्दील हो जाएगा। ऐसे में वहाँ जीवन की कल्पना करना बेवकूफी ही होगी। दोस्तों, इस विशाल ब्रह्मांड के बारे में जितना हमने अब तक जाना है वह शायद शून्य के बराबर है। यही वजह है कि मर्क्यूरी के बारे में भी कई रहस्य ऐसे हैं जिनका आज तक हम पता नहीं लगा पाए हैं। जैसे कि मर्क्यूरी पर कई बार टेक्टोनिक एक्टिविटी दर्ज की गई है, जबकि मर्क्यूरी में तो टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद ही नहीं है। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरा सवाल यह है कि क्या मर्क्यूरी वास्तव में धूल के कण और गैस से बना हुआ है? तीसरा, सूर्य के इतने करीब होने के बावजूद भी इसके पास वायुमंडल कैसे मौजूद है? और चौथा, इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे उत्पन्न हुआ? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब वैज्ञानिक आज भी खोजने की कोशिश कर रहे हैं। शायद भविष्य में हमें इन सवालों के जवाब मिल जाएं, लेकिन तब तक हमें इंतजार करना होगा। वैसे क्या आप अपनी सोचने की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करके इन सवालों के जवाब दे सकते हैं? अपने विचार कमेंट में बताइए। अब बात करते हैं एक और दिलचस्प ग्रह वीनस की। अंधेरी रात में आसमान में चांद के बाद सबसे चमकीली चीज जो दिखाई देती है वो वीनस है। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे चमकीला ग्रह होने के साथ साथ सबसे गर्म ग्रह भी है। लेकिन रुकिए, वीनस तो सोलर सिस्टम में दूसरे स्थान पर आता है, जबकि उससे पहले मर्क्यूरी है जो सूर्य के सबसे करीब है। तो फिर वीनस सबसे गर्म ग्रह कैसे हो सकता है? क्या सूरज की गर्मी मर्क्यूरी से ज्यादा वीनस तक पहुंचती है, या फिर क्या वीनस का अत्यधिक तापमान इसके आकार की वजह से है, या इसके पीछे कोई और कारण है? इसके साथ ही हम वीनस से जुड़े कुछ अनसुने रहस्यों के बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, वीनस न सिर्फ हमारा पड़ोसी ग्रह है, बल्कि सोलर सिस्टम का दूसरा प्लैनेट भी है, जहां आज तक कोई इंसान नहीं पहुंचा है। हालांकि वैज्ञानिकों की इस ग्रह को एक्सप्लोर करने में शुरू से ही गहरी रुचि रही है। यहाँ का वातावरण, तापमान और यहाँ संभावित जीवन सभी के लिए एक पहेली बने हुए हैं। अब चलिए एक एक करके वीनस के सभी रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। वीनस का वायुमंडल। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि वीनस सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है, लेकिन इसके पीछे का असली कारण बहुत कम लोग जानते हैं। इससे पहले कि हम इसके तापमान की असल वजह पर चर्चा करें, पहले वीनस के तापमान के बारे में बात करते हैं। वीनस का तापमान दिन के समय लगभग 475 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और खास बात यह है कि रात के समय भी तापमान में ज्यादा अंतर नहीं आता। रात में भी यह तापमान लगभग 460
डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है। पर ऐसा क्यों होता है? क्यों वीनस भी धरती की तरह शाम होते ही अपना तापमान कम नहीं करता? असल में वीनस का एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है, जो यहाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ावा देता है। इस वजह से वीनस दिन और रात के समय में भी खुद को ठंडा नहीं कर पाता। यह जानकर आपको हैरानी होगी कि कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि वीनस का वातावरण कभी पृथ्वी जैसा हुआ करता था और यहाँ पर विशाल महासागर भी थे, जैसे हमारी पृथ्वी पर हैं। लेकिन कुछ विनाशकारी घटनाओं के बाद वीनस वर्तमान स्थिति में पहुंच गया। अब सवाल उठता है कि इतने कठोर मौसम में क्या कोई जीवन वीनस पर संभव है? इसका जवाब हाँ है। हाल ही की एक खोज से यह पता चला है कि भले ही वीनस पर इंसानों के लिए जीवन संभव नहीं है, लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव इस ग्रह पर जरूर पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों की एक टीम ने वीनस के बादलों में फॉस्फीन गैस के संकेतों का पता लगाया है, जो एरियल लाइफ की संभावना को दर्शाता है। इसका मतलब है कि भले ही वीनस की सतह पर जीवन नहीं हो, लेकिन इसकी सतह के ऊपर बादलों में माइक्रोबियल जीवन मौजूद हो सकता है। इसी वजह से नासा ने वीनस पर अपने वेरिटस और डाविंची प्लस मिशन की तैयारी शुरू कर दी है, जिससे वे वीनस पर मौजूद संभावित जीवन का गहन अध्ययन कर सके। वीनस पर ज्वालामुखी भी मौजूद हैं। जैसे हमारी धरती पर कई सक्रिय ज्वालामुखी हैं, वैसे ही वीनस की सतह पर भी कई सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जो समय समय पर विस्फोट करते रहते हैं। आपको शायद यह न पता हो, लेकिन वीनस पर कुछ ज्वालामुखी ऐसे भी हैं जो सोलर सिस्टम के सबसे बड़े वोल्केनों में गिने जाते हैं। हाल की एक रिसर्च के अनुसार वीनस पर अब भी कई सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जिनमें से कुछ में अभी भी विस्फोट की प्रक्रिया चल रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन ज्वालामुखी विस्फोटों की वजह से वीनस के वातावरण में लगातार बदलाव हो रहे हैं। हालांकि यह बदलाव वीनस को एक रहने योग्य ग्रह बनाएगा या इसे और भी अधिक कठिन परिस्थितियों वाला ग्रह बना देगा, इस सवाल का नासा के पास भी स्पष्ट जवाब नहीं है। अब यह सवाल आता है, क्या हम कभी वीनस पर जाकर रह पाएंगे? यह सवाल आपके मन में वीडियो की शुरुआत में आया होगा। चलिए इसका उत्तर खोजते हैं। वीनस से जुड़ी कुछ चौंकाने वाली जानकारियों के बाद नासा ने अपने वेरिटस और डाविंची प्लस जैसे बड़े मिशनों पर काम शुरू कर दिया है। इन मिशनों के तहत नासा वीनस से चट्टानों के सैंपल इकट्ठा करेगी, उसके वायुमंडल का गहन अध्ययन करेगी और यह भी पता लगाएगी कि क्या वीनस पर जीवन संभव हो सकता है। इसके साथ ही कई प्राइवेट कंपनियां जैसे कि स्पेसएक्स वीनस पर मानव सभ्यता स्थापित करने की कोशिशों में लगी हुई हैं। हालांकि मौजूदा हालात में यह संभव नहीं है। अंत में यह कहा जा सकता है कि कभी वीनस भी एक समय पर पृथ्वी जैसा रंगीन और जीवन से भरा हुआ ग्रह था, लेकिन खराब मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के चलते यह धीरे धीरे एक आग के गोले में बदलता गया। आज की तारीख में वीनस का वातावरण इतना कठिन हो चुका है कि अब यह एक हरे भरे ग्रह की जगह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बन चुका है। अब जहां आप इस वीडियो का आनंद लेते हुए बैठे हैं पृथ्वी, अगर मैं कहूं कि लगभग 4.5 अरब साल पहले यह ग्रह भी सूरज की तरह आग का गोला हुआ करता था, तो क्या आप यकीन करेंगे तब यहाँ का तापमान इतना अधिक था कि इंसानों की तो बात ही छोड़िए, कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं रह सकते थे। या फिर अगर मैं यह कहूं कि आज जिस देश में आप रहते हैं वह लाखों साल पहले पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ था, तो जब पृथ्वी का जन्म हुआ था यह एक आग का धधकता गोला था, ऐसा स्थान जहां हर कुछ मिनटों में उल्का पिंडों की बारिश होती थी और लाखों सालों तक ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते थे। यहाँ गर्म लावा से भरे महासागर हुआ करते थे और एक समय ऐसा भी था जब यह धरती पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई थी। इस कहानी की शुरुआत लगभग 600 से 710 करोड़ साल पहले होती है, जब हमारा सौरमंडल अस्तित्व में भी नहीं था। उस समय अंतरिक्ष में गैस और धूल कणों से भरे विशाल बादल हुआ करते थे। इन बादलों से दूर एक तारा था जिसकी आंतरिक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो रही थी। समय बीतने के साथ इस तारे की ऊर्जा इतनी घट गई कि एक दिन एक विशाल विस्फोट हुआ। इस धमाके के कारण अंतरिक्ष में बिखरे धूल और गैस के कण आपस में एकत्रित होने लगे और इन पर इतना दबाव पड़ा कि ये बड़े बड़े उल्का पिंड और चट्टानों का रूप लेने लगे। इनके अंदर धीरे धीरे ग्रेविटी का जन्म हुआ और देखते ही देखते इनका केंद्र बिंदु बनने लगा, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस इकट्ठा होने लगी। इसी प्रक्रिया से एक बार फिर एक बड़ा विस्फोट हुआ जिसने हमारे सौरमंडल की नींव रखी और हमारे सूरज का जन्म हुआ। उसके बाद जो उल्का पिंड स्पेस में बचे थे वो सूरज के ग्रेविटी की वजह से उसकी परिक्रमा करने लगे और उनमें आपस में भी भयंकर टकराव होने लगे। इन टकरावों के परिणाम स्वरूप मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रह हमारे सौरमंडल का हिस्सा बने। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। हमारे सौरमंडल में अब भी बड़े बदलाव होने वाले थे। पृथ्वी के निर्माण के कुछ समय बाद पृथ्वी और मार्स के बीच स्थित एक ग्रह थिया का पृथ्वी से जबरदस्त टकराव हुआ। यह टकराव इतना शक्तिशाली था कि इससे पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर कणों के रूप में पृथ्वी की कक्षा में फैल गया और उसने एक रिंग का आकार ले लिया।
इस दौरान इन कणों के बीच भी टकराव हुआ, जिससे वे धीरे धीरे एकजुट होकर पृथ्वी का इकलौता चांद बने। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तब यह एक आग का विशाल गोला थी। इस पर न तो उस समय समुद्र थे और न ही बर्फ से ढके पहाड़ जैसे आज दिखाई देते हैं। यहाँ केवल एक ही महासागर था और वो खौलते हुए लावा का था। इस लावा का तापमान लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता था। अच्छी बात यह थी कि भले ही धीरे धीरे लेकिन पृथ्वी की सतह ठंडी हो रही थी। धीरे धीरे भारी तत्व पृथ्वी के केंद्र की ओर खिसकने लगे, जबकि हल्के तत्व सतह की तरफ आ गए। हालांकि पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बारिश अभी भी जारी थी। ये उल्कापिंड लगातार पृथ्वी की सतह पर गिरते रहे, उसे चोटिल करते रहे। मगर इस प्रक्रिया का एक सकारात्मक पहलू भी था। इन उल्कापिंडों में नमक, पानी और खनिज पदार्थ मौजूद थे और इनकी बारिश के कारण पृथ्वी की सतह पानी में डूबने लगी, जिससे धीरे धीरे धरती ठंडी होने लगी। यही वो वक्त था जब पृथ्वी के पानी में छोटे छोटे जीवों का उद्भव होने लगा। हालांकि ठंडी हो चुकी पृथ्वी के केंद्र में अभी भी काफी रेडियोधर्मी तत्व थे, जिससे भीतर गर्मी उत्पन्न हो रही थी। जब पृथ्वी की ऊपरी सतह ठंडी हुई तो यह गर्मी बढ़ते दबाव के कारण बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। अंततः यह गर्मी ज्वालामुखी विस्फोटों के रूप में पृथ्वी की सतह से बाहर आने लगी। इसी समय धरती पर कई ज्वालामुखी अस्तित्व में आए। कई लाख सालों तक ज्वालामुखियों के लगातार आग उगलने के कारण उनके आसपास की जमीन का निर्माण शुरू हो गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि तब तक पृथ्वी पर कोई स्थिर वायुमंडल नहीं बना था। पृथ्वी पर स्थायी वायुमंडल का निर्माण लगभग 300 करोड़ साल पहले हुआ, जब एक दिन मात्र 12 घंटे का होता था। इसी समय के दौरान समुद्री जीवों का भी काफी विकास हुआ। ये जीव पानी में मौजूद खनिज तत्वों का उपयोग पोषण के लिए करने लगे और ऑक्सीजन को अपने उत्सर्जन के रूप में छोड़ने लगे। इसी प्रक्रिया से पृथ्वी के वायुमंडल में धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी, जिससे वायुमंडल में सुधार होने लगा। लेकिन लगभग 100 करोड़ साल पहले पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों में अचानक दरारें पड़ने लगी। इन दरारों से पृथ्वी के कोर में स्थित लावा बाहर आने लगा और कई लाख सालों तक खुले में उबलता रहा। इस लावा ने वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि कर दी, जिससे पृथ्वी पर पहली बार एसिड रेन का आरंभ हुआ। लगातार कई वर्षों तक बारिश होती रही और बादलों ने धरती को पूरी तरह घेर लिया। काफी लंबे समय तक पृथ्वी तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाई और इसी वजह से धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान गिरता गया। तापमान में इस हद तक गिरावट आई कि पूरी पृथ्वी बर्फ के गोले में बदल गई, जिससे आइस एज यानी शीत युग की शुरुआत हुई। जैसा कि पहले बताया गया था, जब भी पृथ्वी ठंडी होती है तो उसके अंदर मौजूद गर्म लावा पर दबाव बढ़ने लगता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही पृथ्वी ठंडी हुई, उसके भीतर के खौलते लावे पर दबाव बढ़ा और यह ज्वालामुखी विस्फोटों के रूप में फिर से सतह पर आने लगा, जिससे बर्फ पिघलने लगी। इस दौरान समुद्र में बचे कुछ जीव पृथ्वी के बदलते वातावरण के साथ तालमेल बिठाने लगे। लगातार हो रहे ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण वायुमंडल में फिर से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी और परिणाम स्वरूप एक बार फिर पृथ्वी पर एसिड रेन का दौर शुरू हो गया। इस एसिड रेन ने एक बार फिर पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी के आने को रोक दिया, जिससे पृथ्वी फिर से पूरी तरह ठंडी हो गई और बर्फ के गोले में तब्दील हो गई। इसके बाद एक बार फिर से ज्वालामुखी विस्फोट शुरू हुए और इससे पृथ्वी की बर्फ पिघलने लगी। यह प्रक्रिया लाखों सालों तक चलती रही, जहां कई बार पृथ्वी पर आइस एज आया और फिर ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण इसका अंत हुआ। जब ये बड़े बदलाव पृथ्वी पर हो रहे थे, तब समुद्री जीव भी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए खुद में महत्वपूर्ण बदलाव ला रहे थे। वे लगातार बदलते वातावरण के अनुकूल होने का प्रयास कर रहे थे और किसी भी तरह से जीवित रहने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही एक बार फिर ज्वालामुखियों का फटना शुरू हुआ और बर्फ पिघलने लगी, समुद्री पौधे भी तेजी से विकसित होने लगे। इन पौधों ने भारी मात्रा में ऑक्सीजन का उत्सर्जन शुरू किया, जिससे पृथ्वी के वायुमंडल में ठंडक बढ़ने लगी। इस बार बार होने वाली एसिड रेन में भी काफी कमी आई और पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद ओजोन परत मोटी होने लगी। तकरीबन 47 करोड़ साल पहले पहली बार पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मॉस नामक पौधे का जन्म हुआ, जो जमीनी जीवन की शुरुआत का संकेत था। इस पौधे के जन्म के बाद धीरे धीरे पृथ्वी पर कई तरह के पेड़ पौधे उगने लगे और धीरे धीरे उन्होंने पूरी पृथ्वी की सतह को ढकना शुरू कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय कुछ पेड़ इतने विशाल हो गए थे कि उनके सामने आज की 3 मंजिला इमारत भी छोटी लगती थी। यह वही समय था जब समुद्र में रहने वाले जीव धीरे धीरे समुद्र से बाहर आकर जमीनी जीवों में बदलने लगे। इसी समय पृथ्वी के सभी भूभाग एक साथ मिलकर एक विशाल महाद्वीप का निर्माण कर चुके थे, जिसे हम आज पैंजिया के नाम से जानते हैं। इसी पैंजिया महाद्वीप पर पहली बार डायनासोरों का विकास हुआ। ये डायनासोर पहले बड़े पौधे और पेड़ खाया करते थे और इस कारण इनकी ऊंचाई भी बहुत अधिक होती थी। कुछ डायनासोर मांसाहारी थे और इसलिए इनकी ऊंचाई शाकाहारी डायनासोरों की तुलना में कम होती थी। लगभग 20 करोड़ साल पहले पैंजिया महाद्वीप में पहली बार दरारें पड़ने लगी और यह अलग अलग हिस्सों में बंटने लगा।
इस बदलाव के कारण पृथ्वी की अधिकांश जमीन पानी के संपर्क में आने लगी, जिससे पेड़ पौधों की संख्या और अधिक बढ़ गई। इस पर्यावरणीय बदलाव के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के डायनासोर विकसित होने लगे और उन्होंने अगले 20 से 30 करोड़ साल तक पृथ्वी पर अपना वर्चस्व बनाए रखा। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने पृथ्वी के इतिहास की दिशा पूरी तरह बदल दी। लगभग 6.5 करोड़ साल पहले माउंट एवरेस्ट के आकार का एक विशाल उल्कापिंड 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से धरती की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही यह उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया, वह आग के गोले में बदल गया और सीधे पृथ्वी की सतह से टकराया। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस टकराव से इतनी ऊर्जा निकली जो आज के 10 करोड़ परमाणु बमों के विस्फोट के बराबर थी। इस विशाल टकराव ने पृथ्वी पर प्रलय जैसी स्थिति पैदा कर दी। टकराव के तुरंत बाद पूरी पृथ्वी धूल और राख की आंधी में घिर गई। समुद्रों में भयंकर तूफान उठने लगे और जो भी जीव जंतु या पेड़ पौधे इस घटना की चपेट में आए, वे सब नष्ट हो गए। उनकी पहचान और अस्तित्व पूरी तरह मिट गए। यह कहा जा सकता है कि कुछ ही घंटों के भीतर पृथ्वी एक नरक में बदल गई, जहां हर तरफ केवल विनाश और तबाही का मंजर था। पृथ्वी का वायुमंडल भी जहरीली और हानिकारक गैसों से भर चुका था, जिससे जीवन के लिए स्थिति और भी भयानक हो गई। इस आपदा ने डायनासोर के 20 करोड़ साल के शासन का अंत कर दिया। प्रजाति का कोई भी सदस्य इस त्रासदी से बच नहीं सका। केवल जमीन के अंदर रहने वाले छोटे जीव ही इस प्रलय से खुद को बचा पाए। इस विनाशकारी घटना के बाद पृथ्वी के वातावरण में एक बार फिर बड़े बदलाव आए। कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा के कारण एसिड रेन का सिलसिला फिर शुरू हो गया और हजारों साल तक पृथ्वी पर धूप नहीं आने के कारण यह बर्फ से ढक गई। हालांकि 80 से 90 हजार साल बाद बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी और पृथ्वी का वातावरण फिर से सामान्य होने लगा। जमीन के नीचे छिपे जीवों ने इस बदलाव के बाद सतह पर आना शुरू किया। धीरे धीरे ये जीव विकास की प्रक्रिया से गुजरते हुए बंदरों में परिवर्तित हुए। इसके बाद उनका निरंतर विकास होता रहा। उन्होंने 4 पैरों से चलने के बजाय 2 पैरों पर चलना शुरू किया और भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने लगे। धीरे धीरे ये आदि मानवों में बदल गए। उन्होंने आग की खोज की और एक सामाजिक जीवन जीना सीखा, जिससे मानव सभ्यता की नींव पड़ी। उन्होंने अपनी भाषा का विकास किया, धर्म की स्थापना की और आज 4.5 अरब साल बाद मानव पृथ्वी पर सबसे विकसित प्रजाति के रूप में शासन कर रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी को पृथ्वी के इस लंबे सफर की कहानी पसंद आई होगी। अब वो दिन दूर नहीं जब हम सभी मंगल ग्रह पर अपनी कॉलोनी बसाएंगे। यह सपना आज एलोन मस्क पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। उन्होंने कुछ साल पहले ही घोषणा की थी कि वर्ष 2026 तक वे मानव को मंगल ग्रह पर ले जाने की योजना बना रहे हैं। वैसे मेरे मन में मंगल को लेकर एक मजेदार सवाल आ रहा है। हम जब पृथ्वी पर रहते हैं तो यहाँ की जमीन को धरती कहते हैं, तो जब हम मंगल पर रहने जाएंगे तो वहाँ की जमीन को क्या कहेंगे, धरती या मंगल? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अब वापस आते हैं असली मुद्दे पर। एलोन मस्क का प्लान सुनकर आपके मन में भी बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, जैसे कि मंगल ग्रह तो एक रहने लायक ग्रह नहीं है, तो हम वहाँ कैसे जीवित रहेंगे? क्या वहाँ भी पृथ्वी की तरह दिन और रात होंगे? क्या वहाँ हम खेती कर पाएंगे? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या मंगल ग्रह पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध होगी? मार्स हमारे सौर मंडल का चौथा ग्रह होने के साथ साथ पृथ्वी का पड़ोसी भी है। इसका नाम मार्स रोमन देवता गॉड ऑफ वॉर के नाम पर रखा गया है। इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा के कारण पूरा सतह लाल दिखाई देता है, इसीलिए इसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। आकार की बात करें तो यह ग्रह लगभग हमारी पृथ्वी का आधा है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ का एक दिन धरती की तरह ही होता है, लगभग 24 घंटे का। हालांकि ये समय धरती से 40 मिनट अधिक है। मार्स की सबसे अद्वितीय विशेषताओं में से एक है ओलंपस मॉन्स, जो पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। इसकी ऊंचाई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर इसके सामने 3 माउंट एवरेस्ट भी खड़े कर दिए जाएं, तो भी यह उनसे थोड़ा बड़ा होगा। अब बात करें मार्स के वातावरण की, तो मंगल का वातावरण पृथ्वी की तुलना में काफी पतला है। इसका मतलब है कि यहाँ हमारी पृथ्वी जैसी मोटी वायुमंडलीय परत नहीं है, जिसकी वजह से मार्स की सतह पर सोलर रेडिएशन और तापमान में अत्यधिक परिवर्तन की समस्या हमेशा बनी रहती है। और तो और यहाँ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 95% और ऑक्सीजन की मात्रा 0.13% है, जो कि इसे एक बेहद गर्म प्लैनेट बनाती है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि इंसानों का यहाँ जीवित रहना लगभग असंभव है। लेकिन अगर आपको एलन मस्क का सपना याद आ रहा है तो ध्यान दें, एलन मस्क भले ही मार्स पर एक कॉलोनी बसाने की योजना बना रहे हों, लेकिन यह कॉलोनी ओपन नहीं होगी।
यह या तो जमीन के नीचे होगी या पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट ग्लास से पैक की जाएगी ताकि वहां रहने वाले लोग सूर्य के खतरनाक विकिरण से सुरक्षित रह सकें। जहां तक जीवन की खोज की बात है, वैज्ञानिकों के अनुसार अगर हमें पृथ्वी के आसपास किसी ग्रह पर रहने का विकल्प तलाशना हो या उसे रहने योग्य बनाना हो तो मंगल ग्रह सबसे उपयुक्त हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह पृथ्वी के काफी करीब है और हाल ही में की गई रिसर्च में इसके सतह पर पानी की खोज भी हो चुकी है। हाल के वर्षों में कई देशों ने मार्स पर अपने मिशन लॉन्च किए हैं, जिनमें से एक नाम भारत का भी शामिल है। भारत ने अपने पहले ही प्रयास में अपने सैटेलाइट को मार्स के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक पहुंचा दिया था, जो अब भारत को मंगल से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान कर रहा है। आने वाले समय में संभव है कि हम मार्स पर रहने का कोई सरल तरीका खोज निकालें। मिशन और भविष्य के दृष्टिकोण से प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमें इस धरती को छोड़कर जाना होगा, इसलिए हमें अभी से ऐसे ग्रह की खोज में जुट जाना चाहिए जहां संकट के समय हम शरण ले सकें। शायद यही कारण है कि वैज्ञानिक मार्स मिशन को लेकर इतने गंभीर हैं और एलन मस्क जैसे कुछ महत्वाकांक्षी व्यक्तियों ने मंगल ग्रह पर घर बसाने की योजना भी बना ली है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि मंगल पर जाना और वहां मानव सभ्यता का विकास करना आसान नहीं है, क्योंकि मंगल पर न तो पृथ्वी जैसा वातावरण है, न पृथ्वी जैसी मिट्टी, न वायुमंडल और न ही पृथ्वी जैसा हवा और पानी। और इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल मार्स पर मानव सभ्यता का पनपना असंभव है। लेकिन कौन जानता है, भविष्य में हमारे वैज्ञानिक कुछ ऐसी तकनीक विकसित कर लें जिससे यह मुमकिन हो सके। अंत में हम यह कह सकते हैं कि हमारा पड़ोसी ग्रह मार्स अभी भी कई रहस्यों को अपने भीतर छिपाए हुए है, जिन्हें हम तभी जान पाएंगे जब पहली बार कोई इंसान इसकी सतह पर कदम रखेगा। हाल ही में अमेरिका ने घोषणा की है कि वह साल 2037 तक अपने एस्ट्रोनॉट्स को मार्स की सतह पर भेजने की योजना बना रहा है। लेकिन यह मिशन कितना सफल होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। यदि इसके बाद हम बात करें तो हमारे इस विशाल सौर मंडल में एक ऐसी दुनिया भी मौजूद है जो हमारी कल्पनाओं और समझ को चुनौती देती है। यह वह जगह है जहां हर दिन और हर पल तेज हवाएं उग्र रूप से चलती हैं। हम बात कर रहे हैं ग्रह जुपिटर की, जिसे हम सभी सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सौर मंडल का सबसे विशाल ग्रह होने के बावजूद भी जुपिटर अपने अक्ष पर एक पूरा घूर्णन करने में केवल 10 घंटे का समय लेता है। यानी कि अगर हम गलती से पृथ्वी की जगह जुपिटर पर रह रहे होते तो वहां हर 5 घंटे में दिन और हर 5 घंटे में रात होती। सुनने में कितना मजेदार लगता है ना? लेकिन ये तो जुपिटर का सिर्फ एक छोटा सा सच है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे विशाल ग्रह है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि यह कितना बड़ा है? क्या यह हमारी धरती से 10 गुना बड़ा है, 20 गुना या फिर 50 गुना बड़ा? चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ। दरअसल जुपिटर का डायमीटर 1,30,000 किलोमीटर है और यह इतना विशाल है कि इसमें पृथ्वी जैसे 1300 ग्रह समा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जुपिटर हमारी धरती से 1300 गुना बड़ा है। जरा कल्पना कीजिए हमारी पृथ्वी इसके सामने कितनी छोटी लगेगी। वैसे अगर हम जुपिटर के रूप रंग की बात करें तो यह ग्रह दिखने में बेहद खूबसूरत लगता है। इसके नारंगी, सफेद, भूरे और लाल रंग के घूमते बादल इसे बाकी ग्रहों से बिल्कुल अलग बनाते हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने अंतरिक्ष में एक विशाल लट्टू को घुमा दिया हो। लेकिन एक पल रुको, ये जुपिटर पर यह बड़ा सा लाल धब्बा कैसा है? आइए इसकी थोड़ी जांच पड़ताल करते हैं। यह जो आप जुपिटर पर लाल रंग का बड़ा सा धब्बा देख रहे हैं, इसे द ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है। यह जुपिटर की सबसे अनोखी विशेषताओं में से एक है। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन यह जो लाल धब्बा दिखाई दे रहा है वह वास्तव में जुपिटर पर उठने वाला एक विशाल बवंडर है जो सैकड़ों वर्षों से इस ग्रह पर सक्रिय है। जी हाँ, जहाँ हमारी पृथ्वी पर बवंडर 1-2 दिन में शांत हो जाते हैं, जुपिटर पर यह बवंडर सदियों से उठा हुआ है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह तूफान इतना विशाल है कि इसका क्षेत्रफल हमारी पूरी पृथ्वी से भी बड़ा है। यानी जुपिटर पर हमारी पृथ्वी के आकार का एक बवंडर सक्रिय है और यह सिर्फ एक छोटे से लाल धब्बे जैसा दिखता है। ये सोचकर कितना अजीब लगता है ना? वैज्ञानिकों का मानना है कि यह बवंडर जुपिटर की अत्यधिक ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण लगातार उठता रहता है और शांत होने का नाम नहीं लेता। जुपिटर के चंद्रमा, नासा के अनुसार जुपिटर के पास लगभग 80 से 90 चंद्रमा है। लेकिन उनका कहना है कि इसके अलावा भी जुपिटर की ऑर्बिट में हजारों छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स चक्कर लगा रहे हैं। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि जुपिटर के पास चंद्रमाओं की संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर हमारी धरती के पास भी 80 से 90 चंद्रमा होते तो कितना मजा आता। रात के अंधेरे में हमें इतने सारे चांद की रोशनी देखने को मिलती। खैर, ये तो कल्पना ही है। अब आइए हम आपको जुपिटर के सबसे खास और सबसे प्रसिद्ध चांद के बारे में बताते हैं। इस चांद का नाम यूरोपा है, जो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। इसी वजह से वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में यह संभव हो सकता है कि हम मनुष्य इस चांद पर रह सकें। वैसे इस मून के अलावा भी एक और मून है जो जुपिटर की शोभा बढ़ाता है। हम बात कर रहे हैं जुपिटर के और पूरे सोलर सिस्टम
सिस्टम के सबसे बड़े चांद गैनीमेड की। ये हमारे सौर मंडल का सबसे विशाल चांद है और इसके पास अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड भी है जो इसे और भी खास बनाता है। जुपिटर के रहस्य दोस्तों, इतने वर्षों की खोज के बावजूद जुपिटर अब भी न जाने कितने रहस्यों को अपने भीतर छिपाए हुए है। इसी कारण धरती के लोग जुपिटर पर और गहराई से अध्ययन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण मिशन लॉन्च कर रहे हैं, जैसे कि यूरोपा क्लिपर और जूस। अरे चौंकिए मत, मैं पीने वाले जूस की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ जूस का मतलब है जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है जुपिटर के वातावरण और उसके चांद यूरोपा के वातावरण में मौजूद गैसों का अध्ययन करना और यूरोपा पर जीवन की संभावनाओं की तलाश करना। तो आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में हम भविष्य में यूरोपा पर रह सकेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर सैटर्न को क्वीन ऑफ प्लैनेट्स कहा जाता है तो हमारा जुपिटर भी किंग ऑफ प्लैनेट्स है। वो इसलिए भी क्योंकि इसका विशाल आकार, ग्रेट रेड स्पॉट, मून्स और ब्यूटीफुल कलर्स हमेशा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनते हैं। सैटर्न, जिसे हम सभी क्वीन ऑफ प्लैनेट्स के नाम से भी जानते हैं, यह हमारे सोलर सिस्टम का एक ऐसा ग्रह है जो अपनी खूबसूरत रिंग्स की वजह से हमेशा वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं का पहला पसंद रहा है। इसके शानदार रिंग्स और बहुत सारे मून्स ने इसे ड्यूल सोलर सिस्टम का खिताब दिलाया है। पर यहाँ सवाल ये आता है कि हमारे सौर मंडल में इतने सारे ग्रहों में बस सैटर्न के पास ही रिंग्स क्यों हैं? उसे ये रिंग्स आखिर मिले कहाँ से? और क्या ये रिंग्स वास्तव में एक रिंग जैसे हैं या फिर यह बस एक छलावा है? दोस्तों, सैटर्न हमारे सौर मंडल में छठे नंबर पर आने वाला प्लैनेट है, जिसे जुपिटर के बाद सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। दरअसल इसका डायमीटर 1,16,464 किलोमीटर है और इसका पूरा एटमॉस्फेयर 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम गैस से बना हुआ है और इसलिए यहाँ हमारी धरती की तरह कोई ठोस सतह नहीं है। यह एक विशाल गैस का गोला है। सैटर्न की खोज, अंग्रेजी में इस ग्रह का नाम रोमन देवता गॉड ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेल्थ के नाम पर सैटर्न रखा गया है, जबकि हिंदी में इसे शनि ग्रह कहा जाता है, जो हिंदू देवता शनि के नाम से जुड़ा है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो यह ग्रह प्राचीन सभ्यताओं जैसे बेबीलोनियन, ग्रीक, इजिप्शियन और भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों द्वारा पहले ही देखा जा चुका था। हालांकि इसे आधिकारिक रूप से इटालियन खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली ने 17वीं शताब्दी में अपने द्वारा बनाए गए नए टेलीस्कोप से देखा था और उन्होंने इस टेलीस्कोप के जरिए सैटर्न के चारों ओर की रिंग्स का भी पता लगाया। सैटर्न का वायुमंडल, सैटर्न का वायुमंडल मुख्य रूप से दो गैसों हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसी कारण इसे गैस जायंट कहा जाता है। चूंकि इस ग्रह पर धरती की तुलना में हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा बहुत अधिक है, इसलिए इसका वायुमंडल हमारी धरती की तुलना में बहुत अधिक घना है। इस वजह से इस ग्रह पर अक्सर बड़े तूफान आते रहते हैं। अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि भविष्य में हम इस ग्रह पर रह सकेंगे, तो मेरे दोस्त, यह कभी भी संभव नहीं होगा। एक पल के लिए हम मंगल ग्रह या सैटर्न के चंद्रमा टाइटन पर रह सकते हैं, लेकिन सैटर्न पर मानव बस्तियां बसाना नामुमकिन है क्योंकि यहाँ धरती जैसी ठोस सतह नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सैटर्न का सिर्फ कोर ही पत्थर का हो सकता है, जबकि बाकी ग्रह सिर्फ गैस का एक विशाल गोला है। सैटर्न की सुंदर रिंग्स, इसमें कोई शक नहीं है कि सैटर्न हमारे सौर मंडल का सबसे अनोखा ग्रह है, खासकर इसके चारों ओर फैली रिंग्स की वजह से, जो लगभग 2,82,000 किलोमीटर तक फैली हुई हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये रिंग्स किस चीज से बनी हैं और कैसे बनी थी? आइए इसका उत्तर जानते हैं। असल में जब आप इन रिंग्स को करीब से देखेंगे तो पाएंगे कि ये रिंग्स छोटे से लेकर बड़े आकार के पत्थरों और बर्फ के टुकड़ों से बनी है, जो सैटर्न के चारों ओर लगातार चक्कर लगा रहे हैं। अब चूंकि इन पत्थरों और टुकड़ों की मात्रा बहुत अधिक है, इसलिए दूर से ऐसा लगता है मानो सैटर्न के चारों ओर रिंग्स हों। अब सवाल उठता है कि ये रिंग्स आखिर आई कहां से? इस पर अभी भी वैज्ञानिक रिसर्च जारी है। एक थ्योरी के अनुसार ये टुकड़े सैटर्न के किसी मून के हो सकते हैं या फिर कोई धूमकेतु सैटर्न के बहुत पास से गुजरा होगा और सैटर्न के गुरुत्वाकर्षण के कारण वह टूटकर इन टुकड़ों में बदल गया होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, यह सिर्फ एक थ्योरी है। इसके पीछे का असली सच अभी तक सामने नहीं आया है। सैटर्न के चंद्रमा, जहां हमारी पृथ्वी का केवल एक ही चंद्रमा है, वहीं सैटर्न इस मामले में पूरे सौर मंडल में सबसे आगे है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार सैटर्न के पास करीब 80 छोटे बड़े चंद्रमा हैं, जिनमें सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन है, जो आकार में ग्रह मरकरी और प्लूटो से भी बड़ा है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि टाइटन के पास अपना वायुमंडल भी है और इस पर नदियां और झीलें भी मौजूद हैं। यह संकेत देता है कि टाइटन भविष्य में मानव जाति के लिए एक बेहतर रहने का विकल्प बन सकता है। यानी संभव है
ताकि आगे चलकर मनुष्य वहां जाकर अपनी बस्तियां बसाएं। अंत में हम यह कह सकते हैं कि सैटर्न वास्तव में एक अद्भुत और रहस्यमयी ग्रह है, जिसके बारे में अभी भी हमें बहुत कुछ जानना बाकी है। जैसे जैसे समय के साथ तकनीक का विकास हो रहा है, सैटर्न के कई रहस्यों से धीरे धीरे पर्दा उठ रहा है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में सैटर्न पर किए जाने वाले मिशनों में बढ़ोतरी होगी और इसके सतह और रिंग्स के बनने की प्रक्रिया को समझने में और भी मदद मिलेगी। वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न की यात्रा करने के बाद अब हम आ गए हैं हमारे सौर मंडल के सबसे ठंडे ग्रह के पास। यह ग्रह वह है जिसके पास भी सैटर्न की तरह रिंग्स हैं। यह ग्रह अन्य ग्रहों की तरह हॉरिजॉन्टल नहीं बल्कि अपने एक्सिस पर वर्टिकली घूमता है और इसका मैग्नेटिक पोल सूरज की दिशा में है। यह ग्रह सूरज का एक चक्कर लगाने में 84 साल का समय लेता है। यानी यदि कोई व्यक्ति धरती पर 84 साल का होता है तो इस ग्रह पर वह केवल 1 साल का होगा। हम बात कर रहे हैं यूरेनस की, जो अपने खूबसूरत नीले रंग की वजह से हमारे सौर मंडल के सबसे आकर्षक ग्रहों में से एक माना जाता है। दोस्तों, यूरेनस का नाम ग्रीक गॉड ऑफ स्काई के नाम पर रखा गया है और यह हमारे सौर मंडल का 7वां ग्रह है। साथ ही इसे हमारे सोलर सिस्टम का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह भी माना जाता है। इसकी खोज लगभग 240 साल पहले 13 मार्च 1781 को ब्रिटिश खगोल शास्त्री विलियम हर्शल ने की थी, जब वे अपने टेलीस्कोप से सौर मंडल के तारों का अध्ययन कर रहे थे। प्राचीन काल में यूरेनस को एक तारा समझा जाता था क्योंकि यह सूर्य के चारों ओर बहुत धीमी गति से घूमता था और काफी धुंधला दिखाई देता था। लेकिन जब विलियम हर्शल ने इस पर 1 साल तक शोध किया तो उन्हें पता चला कि यह तारा नहीं बल्कि एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर ऑर्बिट करता है। अब बात करते हैं दी ब्लू ब्यूटी की। अगर आप यूरेनस की तस्वीर देखेंगे तो यह एक खूबसूरत नीला हरा रंग का गोला नजर आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह ग्रह इस रंग का क्यों दिखाई देता है? चलिए इसका कारण जानते हैं। असल में यूरेनस के इस सुंदर रंग के पीछे इसका वायुमंडल है। यूरेनस के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस का मिश्रण पाया जाता है। इनमें से मीथेन गैस ग्रह पर आने वाली रोशनी में से लाल और इंफ्रारेड प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण यह ग्रह हमें नीला हरा दिखाई देता है। इसके साथ ही इसे आइस जायंट भी कहा जाता है क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा पानी, मीथेन और अमोनिया के मिश्रण से बना है और इसकी सतह पर बर्फ की भरमार होती है। यूरेनस का रहस्यमय वायुमंडल हमेशा से वैज्ञानिकों के बीच चर्चा का विषय रहा है। क्योंकि इसके बारे में जानकारी अभी तक सीमित है, वैज्ञानिक इसके वायुमंडल के बारे में कोई ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं। हालांकि हाल के अध्ययनों के अनुसार यूरेनस के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोकार्बन और मीथेन मौजूद होते हैं। इस ग्रह का तापमान अत्यधिक ठंडा होता है जो -123.3 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है और इसी कारण से इसे आइस जायंट के साथ साथ सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह भी माना जाता है। यूरेनस के ध्रुवीय और चुंबकीय क्षेत्र भी बाकी ग्रहों से काफी अलग हैं। आमतौर पर किसी भी प्लेनेट का मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र उनके एक्सिस रोटेशन से अलाइन होता है, पर यूरेनस के केस में यह बिल्कुल उल्टा है। यूरेनस का मैग्नेटिक पोल इसके इक्वेटर से संरेखित होता है जो इसे और भी अनोखा बनाता है। अगर हम धरती की बात करें तो हमारे ग्रह का मैग्नेटिक पोल उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की दिशा में काम करता है, लेकिन यूरेनस के मामले में यह पोल पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व की दिशा में काम करता है। यह बात वाकई में हैरान करने वाली है। अब बात करते हैं इसके रिंग्स की। आप सैटर्न के रिंग्स के बारे में तो जानते ही हैं, लेकिन यह अकेला ग्रह नहीं है जिसके पास रिंग्स मौजूद हैं। यूरेनस के पास भी रिंग्स हैं, पर वे सैटर्न के रिंग्स जितने मोटे नहीं हैं। दरअसल यूरेनस की रिंग्स काफी पतली और महीन हैं, इसलिए इन्हें तस्वीरों में देख पाना मुश्किल होता है। ये रिंग्स इतने पतले होते हैं कि इन्हें आमतौर पर पिक्चर वगैरह में शामिल नहीं किया जाता, लेकिन असल में ये रिंग्स यूरेनस के चारों ओर मौजूद हैं और छोटे छोटे धूल के कणों से बने होते हैं। इसके साथ साथ सैटर्न के जैसे ही यूरेनस के पास काफी मात्रा में मून्स भी है। वर्तमान आंकड़ों की माने तो अभी यूरेनस के पास कुल मिलाकर 27 मून है। दोस्तों, ग्रहों के रहस्यों की इस यात्रा में हम अब सूरज से करीब 400 करोड़ किलोमीटर दूर सौरमंडल के अंतिम छोर पर स्थित ग्रह नेपच्यून तक पहुंच चुके हैं। यहाँ अंतरिक्ष में बस अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, लेकिन इस नीले ग्रह की खूबसूरती वाकई देखने लायक है। आइए हम इस नीली दुनिया की यात्रा पर निकलते हैं और इसके अंदर छिपे दिमाग हिला देने वाले रहस्यों के बारे में जानते हैं। नेपच्यून हमारे सौर मंडल का 8वां ग्रह है और यह सूरज से लगभग 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर स्थित है। अगर आप पृथ्वी से सूरज की दूरी की तुलना नेपच्यून से सूरज की दूरी से करेंगे तो पाएंगे कि यह दूरी हमारी पृथ्वी से सूरज की दूरी की 30 गुना अधिक है। यही वजह है कि जहां धरती पर सूरज की किरणें पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट का समय लगता है, वहीं इन किरणों को नेपच्यून तक पहुंचने में 4 घंटे का समय लगता है। और इतना ही नहीं, नेपच्यून का आकार हमारे पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है। अब बात करते हैं नेपच्यून की खोज की। नेपच्यून की खोज डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के बजाय मैथमेटिकल प्रेडिक्शन के आधार पर की गई थी। 19वीं सदी की शुरुआत में खगोलजियों ने देखा कि यूरेनस के ऑर्बिट में कुछ असामान्य
मान्यताएं हैं जो इसके ग्रेविटेशनल पुल को प्रभावित कर रही थीं। इस पर विचार करते हुए उन्होंने अनुमान लगाया कि यूरेनस के आसपास कोई अन्य सेलेस्टियल बॉडी हो सकती है। इस आधार पर फ्रेंच गणितज्ञ अर्बन लेवेरियर और इंग्लिश गणितज्ञ जॉन एडम्स ने सौरमंडल में एक 8वें ग्रह के होने की भविष्यवाणी की। हालांकि यह एक अनुमान था, असली सत्य को स्थापित करने का काम बाकी था। अंततः 23 सितंबर 1946 को खगोलज्ञ जोहान गॉटफ्रीड गाले ने आधिकारिक तौर पर इस ग्रह की खोज की। इसके बाद इसे ग्रीक जल के देवता नेपच्यून के नाम पर नामित किया गया। अब बात करते हैं नेपच्यून के तूफानी वायुमंडल की। 1989 में जब वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट ने नेपच्यून के पास से गुजरते हुए डेटा संग्रह किया तो इसने एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। इसने नेपच्यून पर मौजूद द ग्रेट डार्क स्पॉट की खोज की, जो वास्तव में एक विशाल साइक्लोन था और वहां के भयंकर तूफानों को दर्शाता था। नेपच्यून का वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैसों से बना है, ठीक उसी तरह जैसे यूरेनस का वायुमंडल था। मीथेन गैस के कारण ये ग्रह रेड लाइट को अवशोषित कर लेता है और ब्लू लाइट को स्पेस में परावर्तित करता है। यही वजह है कि नेपच्यून हमें गहरे नीले रंग का दिखाई देता है। इसके विशाल आकार और सूर्य से लगभग 4.5 अरब किलोमीटर की दूरी के कारण सूर्य की किरणें यहाँ अच्छी तरह से नहीं पहुँच पाती, जिससे ग्रह की सतह पर हमेशा बर्फ जमा रहती है। नेपच्यून के पास भी रिंग्स हैं, लेकिन ये सैटर्न और यूरेनस के रिंग्स के समान स्पष्ट नहीं होते। हालांकि इसके चारों ओर 6 रिंग्स हैं जो धूल कण, पत्थर और आइस पार्टिकल्स से बने हुए हैं। ये रिंग्स नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते, लेकिन वे वाकई में मौजूद हैं। हालांकि नेपच्यून के रिंग्स की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिकों को अभी तक पूरी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन उनका मानना है कि इसके रिंग्स अन्य ग्रहों की तरह इसके मून्स के टूटने या इसके अपने अवशेषों से बने हो सकते हैं। नेपच्यून के पास कुल 14 चंद्रमा हैं, जिनके नाम ग्रीक मिथक के देवताओं के नाम पर रखे गए हैं। इस ग्रह का सबसे खास तथ्य यह है कि यह सूरज के एक चक्कर को पूरा करने में 165 साल लेता है और 1944 में इसकी खोज के बाद से यह अब तक केवल एक ही बार सूर्य का चक्कर पूरा कर सका है। इसका मतलब है कि धरती पर 165 साल बीत चुके हैं, जबकि नेपच्यून पर अभी केवल 1 साल ही गुजरा है। नेपच्यून पर जीवन की संभावना के बारे में बात करें तो वर्तमान में वहां के -200 डिग्री सेल्सियस तापमान के कारण किसी जीवन के अस्तित्व की संभावना बहुत कम है। हालांकि भविष्य में नेपच्यून पर जीवन की संभावनाओं की जांच के लिए मिशन तैयार किए जा रहे हैं। आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि नेपच्यून पर माइक्रोबियल जीवन हो सकता है? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में साझा करें। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।